श्यामा प्रसाद जी के जीवन, उनके योगदान, उनके विचार, उनकी सिद्धियों को देखें तो इतिहास लिखने वालों ने और इतिहास ने दोनों ने श्यामा प्रसाद जी के साथ बहुत अन्याय किया है। और प्राय मैं इसमें इतिहास लिखने वालों की गलती नहीं देखता, न इतिहास की गलती है। जो लोग धारा से हटकर सोचते हैं, जो लोग धारा से हटकर नया रास्ता बनाने का प्रयास करते हैं, परंपराओं को तोड़कर, स्वीकृत बातों को छोड़कर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करते हैं, वो सभी के साथ ऐसा अन्याय हुआ है। इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि श्यामा प्रसाद जी के साथ ये अन्याय क्यों हुआ। श्यामा प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। श्यामा प्रसाद जी को देश के लिए, उनके बलिदान के लिए भी जाना जाता है। उनकी दूरदर्शिता के लिए भी इतिहास को बारीकी से देखने वाले लोग जानते हैं। उनकी निर्विवाद देशभक्ति को भी काफी लोग स्वीकारते हैं, सराहते हैं। और सत्ता मोह से ऊपर रहकर विशुद्ध रूप से देश के लिए काम करने वाले राजनेता के रूप में भी बहुत सारे लोग जानते हैं। मगर भाई अनिर्वाण और अवधेश सिंह जी ने आज जो उनके 29 भाषणों का संकलन किया है, उससे श्यामा प्रसाद जी का शिक्षाविद ए नाते एक नया परिचय मैं मानता हूं बहुत समय के बाद किसी ने सामने रखने का प्रयास किया है, और ये बहुत स्तुत्य प्रयास है। इसलिए मैं अनिर्वाण और अवधेश सिंह जी दोनों को बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत स्तुत्य काम किया है। श्यामा प्रसाद जी के अलग अलग विश्वविद्यालयों के पदवीदान समारोह में दिए गए भाषणों का इसमें उल्लेख है। इसके साथ साथ बंगाल की विधानसभा और भारत की संसद में 2 ऐतिहासिक भाषण श्यामा प्रसाद जी ने दिए थे, जिन्होंने बहुत बड़े अनर्थों को रोका था। 1940 में बंगाल की विधानसभा में एक बिल आया था। अगर वो बिल पारित हो गया होता तो आजाद भारत में इतना बड़ा अकस्मात वो बिल के कारण हुआ होता शायद कभी न हुआ होता। पूर्ण रूप से शिक्षा का इस्लामीकरण करने का वो प्रस्ताव था, जिसको केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी की दूरदर्शिता और दृढ़ता के कारण बंगाल असेंबली ने रोका। और दूसरा बिल था 1951 में केंद्र सरकार एक विश्व भारती अधिग्रहण बिल लेकर आई थी। उस वक्त भी श्यामा प्रसाद जी ने अकेले एक आवाज बुलंद की थी, और परिणाम आया था कि जिन संस्थानों का, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो या विश्व भारती हो, जिनका योगदान था देश की आने वाली पीढ़ी की शिक्षा को संस्कृति के साथ जोड़ने का, देश की जड़ों के साथ जोड़ने का, अपना अच्छा है उसको बचाकर आधुनिक भारत की रचना करने की कल्पना जहां से आती थी, ऐसे संस्थानों को सरकारीकरण करने का जो प्रयास था, उसको भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रयासों के कारण रोक लगी थी। और मैं मानता हूं कि ये दोनों घटनाएं भारत के इतिहास में जब कोई साच अर्थ में इसका मूल्यांकन करेगा तो कितनी बड़ी थी इसका ख्याल आएगा।
श्यामा प्रसाद जी ने कुल मिलाकर जितने भी भाषण दिए हैं, शिक्षा पर उनके जो विचार व्यक्त किए गए, उसको थोड़ा और बारीकी से संकलन करें तो उसको 8 सिद्धांतों के अंदर बांटा जा सकता है। मैं इतनी बड़ी बात कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं श्यामा प्रसाद जी के जीवन की और सारी घटनाओं पर भी बात करना जरूर चाहूंगा क्योंकि वो ज्यादा प्रासंगिक है। मैं पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम में प्रासंगिक है ऐसा नहीं कहता, देश की आज की स्थिति के लिए बहुत प्रासंगिक है। मगर उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। विवेक जी बैठे यहां पर, नीति आयोग में है। जिन लोगों के हाथ में भी शिक्षा पर कुछ भी कर पाना मुमकिन है, वो सभी ने श्यामा प्रसाद जी के अष्ट सिद्धांतों को समझना चाहिए। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि भारत की शिक्षा व्यवस्था भारत के लोगों की नैसर्गिक प्रतिभा और भारत की संस्कृति से मेल खाने वाली शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नैसर्गिक प्रतिभा शब्द जो है वो और भारत की मूल संस्कृति, ये दो शब्दों के बीच में मेल खाती हुई शिक्षा पद्धति को बनाना। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हो, टेक्निकल एजुकेशन हो, मतलब व्यवसायिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, सब शिक्षा एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। अलग कंपार्टमेंट्स नहीं होने चाहिए। जैसे ट्रेन की एक बोगी में से आप एंटर हो तो गार्ड के डिब्बे से लेकर ट्रेन चलाने वाले तक पहुंच सकते हैं, इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा, टेक्निकल शिक्षा और सोशल स्टडीज, कितने भी शिक्षा के आयाम हो, सबके बीच में संवाद होना चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षा की रचना इस तरह से नहीं करते हैं तो हम शिक्षा के साथ अन्याय करते हैं। उन्होंने एक तीसरी बात पर आग्रह रखा था, मैं सभी बिंदुओं पर नहीं जाऊंगा, मगर तीसरी बात पर आग्रह रखा था कि प्रत्येक चरण पर गुणवत्ता का कॉम्प्रोमाइज करे बगैर, इसके साथ समाधान करे बगैर शिक्षा को जन सुलभ बनाना चाहिए। शायद वो मनीषी को मालूम होगा कि शिक्षा के व्यापारीकरण के क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, इसलिए शब्द प्रयोग हुआ था जन सुलभ। और गुणवत्ता गवाए बगैर, एक रस्सी पर किसी व्यक्ति को एक बांस लेकर चलने जैसा काम है, गुणवत्ता भी नहीं गंवानी है और जनसुलभ भी बनाना है। मगर उन्होंने आग्रह रखा था कि इस तरह से होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा की उम्र पार कर गए हैं उनकी भी शिक्षा के अंदर, शिक्षा नीति के अंदर व्यवस्था होनी चाहिए। खैर, अब तो ओपन यूनिवर्सिटीज काफी बनी है और वो गैप भरने का काम हमारे शिक्षा पर चिंता करने वालों ने किया है, सरकार ने भी किया है। मगर जब उन्होंने कहा था तब एक गैप था। उसके बाद उन्होंने कहा था शिक्षा व्यापार जगत और देश की जरूरियात और रिसर्च, इस सब के बीच में भी एक समन्वय होना चाहिए। मैंने 5 ही बिंदुओं को छुआ है मित्रों। मैं मानता हूं अगर इतना भी अभी कोई कर लेता है तो इस देश की शिक्षा को बहुत बड़ी गति मिल जाएगी और शिक्षा के अंदर जो विकृतियां दिख रही है वो सारी विकृतियां एक 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 कर कर धीरे धीरे शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाएगी। अपने मूल से जुड़ी हुई शिक्षा, अपनी संस्कृति से उपजी हुई, बाहर निकली हुई शिक्षा प्रणाली ये देश की आज भी रिक्वायरमेंट है।
और ये विचार कालबाह्य नहीं हुए हैं, ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और श्यामा प्रसाद जी ने शिक्षाविद के नाते भी, अगर ये पुस्तक की गहराई में कोई जाएगा, वैसे मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा दौरा था, अनिर्वाण जी ने बहुत पहले भिजवाया था, मगर मैं बहुत इतनी बारीकी से पढ़ नहीं पाया। और श्यामा प्रसाद जी के शिक्षा पर दिए हुए भाषणों को मैंने पहले पढ़ा भी नहीं है, परंतु मैं मानता हूं कि श्यामा प्रसाद जी के ये पहलू को समाज के सामने रखने में ये पुस्तक बहुत मदद करेगी। और मैं अमित शाह व्यक्ति के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते, ये दोनों लोगों ने, अवधेश सिंह जी ने और भाई अनिर्वाण ने जो काम किया है, इसका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, श्यामा प्रसाद जी का जीवन वैसे देखा जाए तो सिर्फ 53 साल का जीवन था, और मेरे जीवन के 53 साल समाप्त हो चुके हैं, इसलिए मैं अच्छे से समझता हूं कि 53 साल के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मगर श्यामा प्रसाद जी ने 53 साल के जीवन में बहुत सारे काम किए थे। उनके सोचने की मैंने कभी देखा नहीं, मेरे जीवन में मौका नहीं आया उनको देखने का कभी, क्योंकि मेरे जन्म के पहले ही उनका देहांत हो गया था। परंतु अविरत सोचने वाला कोई व्यक्ति, अविरत कार्यरत रहने वाला कोई व्यक्ति, और बिना थके, बिना हारे, बिना रुकावटों की चिंता किए आगे बढ़ने वाला व्यक्ति ही 53 साल की उम्र में इतना बड़ा काम कर सकता है। ये आदमी को कोई बांध नहीं सका, ये आदमी को कोई रोक नहीं सका, उसको विचारों को कोई प्रभावित नहीं कर सका, और किसी के साथ झगड़ा करे बगैर अपने विचारों के सत्व को पकड़कर उसने अपने विचारों पर अड़िग रहने का एक साहस था। और इसीलिए 53 साल की उम्र में कोई आदमी बैरिस्टर बनता है, 33 साल की उम्र में उपकुलपति बन जाता है, भारतीय भाषाओं के लिए लड़ता है, बांग्ला अस्मिता के लिए लड़ता है, देश के विभाजन के खिलाफ लड़ता है, देश की संविधान सभा में कंट्रीब्यूट करता है, देश का पहला उद्योग मंत्री बनता है, और सिद्धांतों के आधार पर उद्योग मंत्री पद छोड़कर एक पार्टी की स्थापना कर कर वैकल्पिक विचारों का एक बीज रोपने का काम भी करता है। श्यामा प्रसाद जी के जीवन को इतने कम समय में पूरा बताना असंभव है, मगर मैं इनके जीवन के 3 बड़े बिंदुओं को छूना पसंद करूंगा। ये 3 कंट्रीब्यूशन श्यामा प्रसाद जी के ऐसे हैं जो देश की जनता ने कृतज्ञता के साथ हमेशा याद रखनी चाहिए। एक, बंगाल का विभाजन कराना, दूसरा, कश्मीर के बारे में आंदोलन कर कर अपने जान की, अपने प्राण की आहुति देना, और तीसरा, भारतीय जनसंघ की स्थापना कर कर एक वैकल्पिक विचारधारा की शुरुआत 50 के दशक के अंदर करना। मैं जहां जहां कहता हूं बंगाल का विभाजन, उस वक्त वो बंग वाला विभाजन सब समझते हैं। बंगाल का विभाजन आजादी के ठीक पहले किया गया था, जब 1946 में लेबर पार्टी की सरकार बन गई और कांग्रेस ने देश का विभाजन स्वीकृत कर दिया। मैं अभी भी नहीं समझ पाता कि क्यों किया होगा। खैर, इसकी मीमांसा में अभी जाना नहीं है मुझे, परंतु उस वक्त जो बड़े बड़े सिद्धांत बनते थे कि जो प्रदेश में, और तय हुआ था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर होगा, कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसा, परंतु उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने इस बात को स्वीकार किया था कि देश का विभाजन धर्म के आधार पर करेंगे।
और उस वक्त तय किया था जिस प्रांत में जिसकी बहुमत है वो प्रांत पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में रहेगा। और जनसंख्या की दृष्टि से उस वक्त भी पुराना बंगाल देखें, आज का बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल दोनों मिलाकर अगर देखते हैं तो हिंदू बहुमत में नहीं थे। अगर वो सिद्धांत को स्वीकार कर ले तो आज का पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में होना चाहिए था, मतलब पहले पश्चिम पाकिस्तान में और बाद में बांग्लादेश में होना चाहिए था। और किसी को इसकी पड़ी नहीं थी, किसी का ध्यान इस पर नहीं था। जब चर्चाएं होती थी किसी को मालूम भी नहीं था कि क्या होने वाला है, मगर श्यामा प्रसाद जी ने इस बात को समझा था और एक आंदोलन खड़ा किया। उन्होंने सारे बांग्ला बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया, एक सम्मेलन बुलाया और उसके अंदर चर्चा की कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और उस वक्त एक अलग प्रांत की रचना की मांग को उन्होंने बुलंद किया। अमृत बाजार पत्रिका ने आंदोलन थोड़ा गति मिला तो एक सर्वे किया और जो पश्चिम बंगाल आज का है उसके सर्वे में 98% लोगों ने कहा कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए। और इस सारी चीजों को लेकर वो गवर्नर जनरल को भी मिले और गवर्नर जनरल को मिलने के बाद ये तय हुआ कि बंगाल का विभाजन होगा और एक हिस्सा हिंदुस्तान में रहेगा, एक हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा। अगर श्यामा प्रसाद जी ये न करते तो आज हिंदुस्तान का नक्शा ऐसा न होता, कलकत्ता भी भारत में न होता। पूरा पश्चिम बंगाल आज किसी एक व्यक्ति के कारण बचा है। एक व्यक्ति के कारण ऐसा कहना ठीक नहीं है, मगर मैं इसलिए कहने की धृष्टता कर सकता हूं, केवल और केवल श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस बात को परखा था और उसको आंदोलन कर आज बंगाल बच गया और उसी के नक्शे कदम पर ईश्वर का पंजाब भी बच गया, क्योंकि पंजाब भी एक प्रांत था। ये सिद्धांत अगर स्वीकृत नहीं होता तो आज भारत का नक्शा और सिकुड़ा हुआ होता। श्यामा प्रसाद जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मित्रों, और इसलिए मैं कहता हूं इतिहास कई बार क्रूर होता है। मैं प्रामाणिकता से पूछना चाहता हूं कि इस बात से, जैसे देवोरॉय जी ने पूछा, कितने लोग इस सभागार में जानकार है बताइए मुझे कि आज पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण भारत के साथ जुड़ा हुआ है? जानकारी नहीं है। ना इसको इतिहास ने उजागर किया, ना देश की सरकारों ने किया। खैर, उन्होंने दूसरा काम किया, कश्मीर के मुद्दे पर आंदोलन करने का। जैसे ही देश का विभाजन हुआ, कबालियों ने कश्मीर पर हमला किया, कश्मीर का एग्रीमेंट हुआ, आनन फानन में हुआ होगा, हम किसकी नियत पर क्यों शंका करें। बाद में उसको यूएन में ले जाने की भी गलती हुई और एक विचित्र प्रकार की स्थिति हुई। देश में 2 संविधान, देश में 2 झंडे और देश में 2 प्रधानमंत्री। हिंदुस्तान के लोगों को कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेनी पड़ती थी, भारत के बाकी हिस्से को। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस विषय को पकड़ा और एक आंदोलन का स्वरूप लिया। एक नारा बनाया था उन्होंने, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन करते हुए ट्रेन में कश्मीर जाने के लिए रवाना हुए। श्यामा प्रसाद जी ने सत्याग्रह किया था, इसलिए परमिट नहीं ली थी। परमिट के खिलाफ ही वो कश्मीर जाना चाहते कि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, मैं भारत का नागरिक हूं, कश्मीर में जाने के लिए मुझे कोई परमिट नहीं लेनी चाहिए, मैं नियम को तोड़ूंगा। और अगर
श्यामा प्रसाद जी को के पास परमिट नहीं थी तो उनको कश्मीर में क्यों एंटर करने दिया गया? ये सवाल आज तक कोई नहीं पूछता है। वो तो सविनय कानून भंग के लिए गए थे। कश्मीर की बॉर्डर आते ही श्यामा प्रसाद जी की अरेस्ट होनी चाहिए थी। अगर वही अरेस्ट हुई होती तो श्यामा प्रसाद जी की कस्टडी पंजाब पुलिस के हाथ में होती, कश्मीर पुलिस के हाथ में नहीं होती। परमिट न होते हुए भी श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर में जाने देने लगा, और जैसे ही कश्मीर की बॉर्डर आई उनको अरेस्ट किया कि कश्मीर की कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी, इसलिए आपको अरेस्ट करते हैं। 3 किलोमीटर के बदलाव से ही कस्टडी चेंज हो गई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर सरकार की जेल में गए। बहुत रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हुई, उसकी कोई जांच भी नहीं की गई, मगर उनके बलिदान के कारण पूरे देश की जनता में जिस प्रकार की जागृति आई, सत्ताधीशों को भी झुकना पड़ा और परमिट प्रथा को खत्म कर देना पड़ा। और आज भी मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे लोगों का योगदान है। परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा से लेकर बहुत सारे लोगों का योगदान है, परंतु जम्मू कश्मीर आज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। इसमें सबसे बड़ा योगदान एक व्यक्ति के नाते किसी का है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। और दूसरा काम, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। मित्रों, मैं इसको ज्यादा महत्व इसलिए नहीं दे रहा कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूं, और जनसंघ ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वरूप है। पहले जनसंघ, बाद में जनता पार्टी, बाद में उसमें से भारतीय जनता पार्टी बनी है। तो एक तरीके से श्यामा प्रसाद जी ने आज मैं जिस पार्टी का अध्यक्ष हूं इसकी स्थापना करी थी। मैं बात इसलिए नहीं कह रहा मगर 1950 के कालखंड में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं सर्वदलीय सरकार में उद्योग मंत्री थे, उस वक्त जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, सर्वदलीय सरकार ने देश की नीतियों का आकार बनाना शुरू किया। देश की शिक्षा नीति बनने लगी, देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, देश की कृषि नीति, देश की अर्थनीति बनने लगी। और जैसे जैसे नीतियों के मसौदे जनता के सामने आने लगे, बहुत सारे लोगों को कहा कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये नीतियों के अंदर कहीं पर भी इस देश की मिट्टी की सुगंध नहीं मिलती है। कई लोगों को वो नीतियों के अंदर इस देश की समस्याओं का समाधान दूर दूर तक नहीं दिखता था। कोई भी देश, कोई भी प्रजा समाज के नाते अपने आत्मसम्मान को गिराकर कभी बड़ी नहीं बन सकती है। और इन नीतियों के अंदर कहीं पर भी इस देश की मिट्टी की सुगंध नहीं दिखाई पड़ती थी। जैसे ही लियाकत अली के साथ समझौता हुआ, श्यामा प्रसाद जी ने सरकार छोड़ी। 6 महीने तक, जुलाई से अक्टूबर तक देश भर में घूम घूम कर उन्होंने समान विचार वाले लोगों के साथ चर्चा करी और बाद में तय किया कि एक पार्टी बनाई जाए, एक राजनीतिक दल बनाया जाए जो नीतियां सर्वदलीय सरकार, नेहरू सरकार बना रही है, उन नीतियों के सामने एक वैकल्पिक नीति देने का वो काम करे। और एक अजीबोगरीब कारण से एक राजनीतिक दल की स्थापना हुई। उस वक्त देश की राजनीति की स्थिति ऐसी थी कि दूर दूर तक भारतीय जनसंघ को सत्ता मिलने का सवाल ही, एक म्युनिसिपैलिटी में सत्ता नहीं आ सकती थी, क्योंकि आजादी का सारा यश कांग्रेस के अकाउंट में जमा हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू का सूर्य मध्याह्न पर था, उनकी लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। भारतीय जनसंघ को भला कोई क्यों वोट देगा?
दूर दूर तक सवाल नहीं था कि भारतीय जनसंघ कभी सत्ता पर आएगा और श्यामा प्रसाद जी और जो स्थापक सदस्य थे उनके जीवन में आएगा, इसकी तो संभावना ही नहीं थी। इतने बड़े भ्रष्टाचार के मसले भी उस वक्त नहीं थे। सभी पार्टियों के अंदर राष्ट्रभक्त लोग थे। कांग्रेस के अंदर भी सादगी का महत्व रहा था। अभी कांग्रेस गांधी को एकदम भूल नहीं गई थी। भ्रष्टाचार का भी मामला नहीं था, तो क्यों इन्होंने एक अलग पार्टी बनाना उचित समझा और क्यों ऐसी पार्टी बनाई जिसको कई सालों तक सत्ता नहीं मिलनी थी? वो दूरदर्शी व्यक्ति था। उन्होंने देख लिया था कि ये जो नीतियां बन रही है, ये नीतियों पे अगर देश आगे बढ़ा तो रास्ता भटक जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं मित्रों, एक गाड़ी लेकर एक रोड पर अगर आप जा रहे हैं और दो राह आता है, आपको जाना दाहिनी ओर है और अब बाई ओर गाड़ी मोड़ लेते हो, 3 मीटर की ही गलती करते हो, 50 किलोमीटर जब दूर जाते हो तो आपके लक्ष्य से आप 100 किलोमीटर दूर चले जाते हो। देश उस वक्त वो दो राहें पर था। उसकी नीतियां ठीक नहीं बन रही थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना वैकल्पिक नीतियों को देने के लिए हुई थी। एक ऐसी नीति जिसमें भारतीय दृष्टिकोण हो, भारत की समस्याओं का समाधान हो। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित नीतियां इस देश का भला नहीं कर सकती। उनकी समस्या अलग है, हमारी समस्या अलग है। उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। कैसे वो नीतियां हमारा भला कर सकती हैं? इकोनॉमिक्स के सिद्धांत भी एक नहीं हो सकते। रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, परिस्थिति अलग है और प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो एक सिद्धांतों से सॉल्यूशन नहीं आ सकता था। इसलिए उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना करी। और भारतीय जनसंघ की स्थापना इसलिए करी मित्रों कि एक के बाद एक वैकल्पिक नीति देना शुरू किया। उन्होंने ऐसा सोचा था स्थापना के वक्त भारतीय जनसंघ के स्थापकों के, आज भले ही इस नीतियों का कोई महत्व न हो, परंतु भविष्य में कोई आएगा और इस नीतियों पे आगे चलेगा तो देश आगे बढ़ेगा। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद जी ने सत्ता के लिए नहीं की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना अकारण संघर्ष के लिए नहीं की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना केवल और केवल सिद्धांतों के कारण और नीतियों के कारण की थी और एक नई पार्टी का बीज उन्होंने बोया। और मित्रों, आज 10 सदस्यों के साथ भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। 10 सदस्यों के साथ दिल्ली के अंदर आज वो पार्टी 11 करोड़ सदस्य के साथ विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन। जिस पार्टी को दूर दूर तक सत्ता मिलने की संभावना नहीं थी, वो पार्टी के आज 1387 विधायक है, 303 सांसद है, 13 राज्य सरकारें हैं, 4 साझी सरकारें हैं और केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ आज नरेंद्र मोदी देश का शासन है। और आज जहां जहां मैं गर्व के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं भी ये आंदोलन का एक हिस्सा हूं, मैं भी 1980 से आंदोलन के साथ जुड़ा हूं, मैं गर्व के साथ कहता हूं जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी वहां पर विकास द्रुत गति से आगे बढ़ा है। और मित्रों, बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने 1980 के दशक में एक शब्द प्रयोग किया था, बीमारू स्टेट। वो बीमारू स्टेट का शब्द प्रयोग था फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव बैंकरप्सी के कारण। जिन राज्यों की वहीवट मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव खाका चरमरा गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन पूरी की पूरी टूट गई थी, इसके कारण वो राज्यों के पूरे अर्थव्यवस्था के सारे पैरामीटर्स बिगड़ गए थे। इनके लिए उन्होंने बीमारू राज्यों का शब्द प्रयोग का उपयोग किया था।
कौन थे वो बीमारू राज्य? बी से था बिहार, एम से था मध्य प्रदेश, आर से था राजस्थान और यू से था उत्तर प्रदेश। बिहार में जब तक भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार चली, पूरा देश गवाह है, देश के सब अर्थशास्त्री मानते हैं कि बिहार बीमारू राज्य से बाहर निकालने की कगार पर आ चुका था। मध्य प्रदेश के अंदर 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश के दो हिस्से हुए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों राज्य आज बीमारू नहीं है, आज दोनों विकसित राज्य बनने की कगार पर खड़े बन चुके हैं। कंटिन्यूअसली 10 साल तक 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ और 13% जीडीपी ये दोनों राज्यों ने हासिल किया है। तीसरा राज्य था राजस्थान। राजस्थान भी आज बीमारू राज्य से बाहर है। और चौथा राज्य उत्तर प्रदेश, अभी अभी हमें जनादेश मिला है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, 5 साल के बाद ये यूं भी बीमारू राज्य के बाहर निकलेगा। इसका कारण कोई जादुई छड़ी नहीं है। इसका कारण एक ही है कि समस्याओं को समझकर नीति बनाने वाले लोग वहां पर सत्ता पर आए हैं। और आज तो बहुत सारे मसले जुड़ गए, भ्रष्टाचार, घरानेशाही, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, ये 3 नासुरों ने देश की राजनीति का बहुत नुकसान किया है। और दुर्भाग्य से तीनों नासुरों की जनक कांग्रेस पार्टी है। इस देश में परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी आई वहां से परिवारवाद भी गया है, वहां से तुष्टीकरण भी गया है और वहां से जातिवाद भी समाप्त हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई जाति के बल के बगैर आज 325 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। यही साबित करता है कि इस देश की राजनीति से जातिवाद गया है। और जो जनसंघ ने नीतियां बनाई थी, 2 लक्ष्य तय किए थे। मैं बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता कि नीतियों का आधार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होगा और नीतियों का लक्ष्य अंत्योदय होगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर इस देश की अस्मिता, इस देश का गौरव और इस देश का वैभव का पुनर्निर्माण करना, और अंत्योदय के आधार पर विकास की पंक्ति में जो अंतिम से अंतिम व्यक्ति खड़ा है, वो विकास की पंक्ति में सबसे पहले खड़ा है, उस व्यक्ति के साथ उसको लाना। ये दोनों सिद्धांतों के आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी देश में 13 सरकारों में काम कर रही है और केंद्र सरकार भी काम कर रही है। और मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार जो काम कर रही है, उसने अंत्योदय के सिद्धांत को अपनी हर नीति के अंदर समाहित किया है। 70 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ लोगों के घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। 28.5 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर आज देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट देकर उसको अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 70 साल की आजादी के बाद लगभग 11.5 करोड़ परिवारों के घर में टॉयलेट नहीं था, ना किसी को बनाने का विचार आया था। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 साल के अंदर 4 करोड़ से अधिक शौचालय गरीब के घर में बनाकर उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया है। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में शौचालय, अरे अमित भाई क्या बात कर रहे हो, शौचालय में कौन सा बड़ा विकास कर दिया। मित्रों, आपने वो दृश्य देखे नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के अंदर जब 16 साल की बच्ची गांव के बीच में से निकलकर शौच क्रिया के लिए सुबह खुले में उसको बैठना पड़ता है, हजारों निगाहें उसको देखती है तो शर्म से उसकी आंखें झुक जाती है।
उसका मन ग्लानि से भर जाता है, आत्मा उसकी चूर चूर हो जाती है, आत्मविश्वास चकनाचूर हो जाता है। जिस बच्ची को अभी देश के विकास में कंट्रीब्यूट करना है, स्वप्न देखने, सम्मान के साथ जीना है, उसका आत्मविश्वास हर रोज सुबह ये घटना के साथ खत्म हो जाता है। ये श्यामा प्रसाद जी के सिद्धांतों ने एक ऐसी संवेदनशील सरकार दी है जिसने 4 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर इस देश की करोड़ों बच्चियों को सम्मान के साथ जीने का एक रास्ता बताया है। देश में 12.5 करोड़ गैस के सिलेंडर बटे थे। 11 करोड़ 80 लाख सिलेंडर शहर में बटे थे। गांव के गरीब की झोपड़ी में एलपीजी का सिलेंडर नसीब नहीं था। आपको फिर से लगेगा कि भाई इसमें क्या है। मित्रों, एक गरीब मां जब कंडे और टहनियां जलाकर रसोई पकाती है, खाना पकाती है, तो कोई सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद उसके फेफड़े में 400 सिगरेट जितना धुआं उतर जाता है। उसका छोटा बच्चा बीमार ही बड़ा होता है और उसका बूढ़ा बाप बीमारी में मर जाता है। उसके नसीब में गैस का सिलेंडर नहीं था। नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया कि 5 साल में हम 5 करोड़ गरीब लोगों को, ग्रामीण गरीबों को गैस का सिलेंडर देंगे। और मुझे कहते हुए आनंद है, आज राष्ट्रपति के हाथ से 2.5 करोड़ लोगों को सिलेंडर बांटना समाप्त। 2.5 करोड़ गरीब झोंपड़ियों को धुआं से मुक्त करना बहुत बड़ी बात है। 70 साल तक किसी को याद नहीं आया। 70 साल तक किसी को शौचालय बनाना याद नहीं आया। 70 साल तक किसी को यह भान नहीं था कि इस देश के 18,000 गांव में आज भी बिजली का खंभा भी नहीं। बिजली छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी ने तय किया कि 26 मई 2018 के दिन इस देश में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें बिजली न हो। मित्रों, उसमें से 13,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। देश भर के, दुनिया भर के अर्थशास्त्री रोजगारी और नौकरी के बीच का अंतर ही नहीं समझते थे। आंकड़े भी जो नीति आयोग से लेकर सारे संस्थान बनाते हैं वो नौकरियों के ही बनाते हैं। स्वरोजगारी जैसे कोई चीज ही नहीं है, इस तरह का दृश्य हो चुका था। हमने एक छोटा सा प्रयोग किया मुद्रा बैंक का। 10,000 से देकर 10 लाख का लोन देने का प्रयोग किया। इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो करा था और कहा था कि दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए, मगर गरीबों को एंट्री नहीं थी। उसके पास से इनकम टैक्स नंबर मांगते थे, गारंटर मांगते थे। अरे भाई, उसके पास इनकम टैक्स नंबर होता तो वो आता ही क्यों? उसका प्रॉब्लम ही है उसकी इनकम नहीं है। उसका बेचारे का प्रॉब्लम ही है कि इसकी इनकम नहीं है। 10,000 से लेकर 10 लाख तक की लोन 7 करोड़ से ज्यादा गरीब बच्चों को स्वरोजगारी के लिए देकर इस देश में स्वरोजगारी नाम का नया अध्याय है। कौशल्यवर्धन, स्टैंड अप, स्टार्टअप, ये सारी चीजें जॉब सीकर को जॉब गिवर बनाने की चीजें। जो नौकरी मांगने वाला था नौकरी दे रहा है। मित्रों, परिवर्तन है। ये परिवर्तन क्यों है? कि देश की नीतियां इस देश की समस्या के अनुरूप बनी है। कोई नीदरलैंड, इंग्लैंड और नॉर्वे के एग्जाम्पल पर नहीं बनी है। और अभी बनती तो कुछ ना था। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, ये सरकार रिफॉर्म करेगी या वेलफेयर स्टेट बनाएगी, जन कल्याण की योजनाएं लाएगी। ये द्वंद हमेशा रहता था कि सरकार कैसी है, आर्थिक सुधार करने वाली सरकार है या जन कल्याण की योजनाएं देने वाली सरकार है। नरेंद्र मोदी ने द्वंद समाप्त कर दिया। आर्थिक सुधार भी हो सकते हैं और जन कल्याण की योजनाओं को भी अमल में लाया जा सकता है। मित्रों, ये सब आज अगर हो रहा है तो इसके मूल में 1950 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक जनसंघ नाम का एक बीज बोया था। आज एक बड़ा वटवृक्ष बनकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से पूरे देश में छांव फैलाने का काम कर रहा है। और मैं मानता हूं ये श्यामा प्रसाद जी का बहुत बड़ा योगदान था। श्यामा प्रसाद जी के जीवन में बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए हैं जिस पर घंटों बोला जा सकता है।
परंतु ये 3 काम, बंगाल का विभाजन, कश्मीर को बचाना और भारतीय जनसंघ की स्थापना कर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती हुई सरकारों का निर्माण करना, मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी के बहुत बड़े योगदान थे। आज थोड़ा लंबा भाषण हो गया है। आज मैं ऐसे तो आया था भाई अनिर्वाण और अवधेश सिंह जी को बधाई देने के लिए। आज उन्होंने एक बहुत प्रशंसनीय और स्तुत्य काम किया है। श्यामा प्रसाद जी के शिक्षा पर जो भाषण थे उसका संकलन कर जनता के सामने उन्होंने श्यामा प्रसाद जी के ये जीवन के पहलू को भी रखने का काम किया है। मैं फिर से एक बार पार्टी की ओर से और मेरे ओर से उनको बधाई देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। आज की विषय वस्तु पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए और अपने उद्बोधन के लिए मैं माननीय श्री अमित शाह जी को धन्यवाद देती हूँ। पुस्तक के प्रकाशक विजडम ट्री एक पुरस्कृत स्वतंत्र संगठन है जो ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करती है जो मूल रूप से भारतीय हैं परंतु विश्व स्तर पर पसंद की जाती है, यानी जिनकी ग्लोबल अपील है। विजडम ट्री के संस्थापक श्री शोभित आर्या से निवेदन है कि आप कृपया धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें। Shri Amit Shah, Professor Vivek Debroy, Professor V.B. Kumar, Shri Shyam Jaju, Professor Avdesh Singh, Dr. Anirban Ganguly, distinguished guests and friends. The beauty